अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी और अनुज जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आइडिया जो है वो पहले अनगिनत बार मैंने डिस्कस कर रखा है, उसे ही दोहराना चाहूंगा। बीएसई 150 साल पुरानी कंपनी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहिए तो इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड कहिए तो स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म उनका सबसे बड़ा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस इंडिया आईएनएक्स और ग्लोबल एक्सेस के द्वारा 15% की होल्डिंग सीडीएसएल में, डेट फ्री कंपनी। आने वाले दिनों में जो लिस्टिंग की लाइनअप बनी हुई है, बड़े बड़े आईपीओ, चाहे एनएससी के हो, जियो के हो, कार्लसबर्ग के, कल्टफिट के, पार्ले के, इन सब से उनकी आय में और बढ़ोतरी होगी। ऑप्शंस मार्केट की बात की जाए, जहां पहले उनका मार्केट शेयर एकदम जीरो के बराबर था, आज अच्छा खासा मार्केट शेयर हो गया। पहले सिर्फ सेंसेक्स और बैंकेक्स में अच्छे काम हो रहे थे, अब फोकस आईटी में भी अच्छे काम हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो एनएससी का आईपीओ आएगा उसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएसई पे होगी, तो उसके जो वॉल्यूम्स जनरेट होंगे वो भी एक पॉजिटिव है इसके लिए। यहाँ पे 4400 से ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ 3500-3600 तक आ गया है। यहाँ पे मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, बीएससी यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से आती हुई, तो अरुण जी की पिक भी हो गई। ट्रैक हुआ है, लेकिन अब तो एफ&ओ का भी हिस्सा है। 9% की रैली, क्या नंबर्स इतने स्ट्रांग थे और आपका क्या व्यू है स्टॉक पर? देखिए, हम लोग बहुत दिनों से बुलिश हैं। इनफैक्ट अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो लिस्टिंग के बाद से मैंने कई बार इसे कमाई का अड्डा में और एसबीएस स्टॉक में भी दिया है, और अभी भी हम बहुत बुलिश हैं। हमें लगता है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। अगर एसयूवी स्पेस में देखें तो क्रेटा मार्केट लीड कर रहा है। क्रेटा का जो ईवी मॉडल आया वो भी बहुत शानदार आया। इन्होंने कुछ अधिग्रहण की कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर को कैटर करने के लिए वहाँ केपेक्स पे ध्यान दिया जा रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट पे जोर है। डोमेस्टिक मार्केट अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में, बाई शॉर्ट टर्म मेरा मतलब है 6 से 8 महीने में या 9 महीने में ये स्टॉक 2500 तक जाता हुआ दिखता है। लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट हो सकते हैं, बट ये हमारी बाय लिस्ट में है। बाय लिस्ट में है। मीनवाइल सन फार्मा के नंबर्स आए हैं। पहला नंबर जो है वो 9% घटी हैं और जो एस्टिमेट थे उसके मुकाबले करीब करीब $50 मिलियन का एक मिस है यहाँ पर। राजेश जी, कैसे देखेंगे इस नंबर को, सन फार्मा के प्राइमा फेसी? देखिए, प्राइमा फेसी ठीक ठाक लग रहे हैं। जो दिक्कत आई है, वो जो अभी करेक्शन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि बहुत अच्छा रन अप स्टॉक ने दिखाया था। यूएस से थोड़ी दिक्कत नंबर्स को देख के प्राइमा फेसी तो लग रही है, बाकी तो कमेंट्री वगैरह देखना पड़ेगा। बट ऐसे कोई खराब नतीजे नजर नहीं आ रहे, प्रॉफिट बुकिंग आ रही। सन फार्मा थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी नंबर तो आ रहे हैं, यूएस बिक्री जो घटे हैं उसका एक इम्पैक्ट और स्टॉक एकदम से नीचे आज यहाँ पे एक मूव है, एंजल में अच्छा एक मूव आया था आज। राजेश अग्रवाल जी, अभी कैपिटल मार्केट थीम में आप लोग क्या क्योंकि डिप तो सब में है, पूरे स्पेस में एक सब अच्छा खासा डैमेज हुआ। एंजल तो मेरे ख्याल से नतीजों के बाद 60-70 रुपये खिसक चुका है, अब तक 50 रुपये खिसक चुका है। अभी क्या पिक कर रहे हैं आप लोग ये कैपिटल मार्केट थीम में इस वक्त? कैपिटल मार्केट थीम के हिसाब से बीएसई मैंने अभी अभी ओपनिंग वाले स्टॉक में दिया ही है आज ही। ये वो एक्सचेंज को छोड़ दीजिए। हाँ, एमसीएक्स बीएसई छोड़ दीजिए। सॉरी, एक्सचेंजेस को छोड़ दीजिए, बीएसई एमसीएक्स को छोड़ दीजिए। ओके ओके। तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से डीपी एनएसडीएल ज्यादा बेटर बैठ रही है इस वक्त वैल्यूएशन के हिसाब से, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। एएमसी की बात की जाए तो जो एसबीआई की एएमसी फिलहाल की लिस्टिंग है, नंबर 1 एएमसी है एयूएम के हिसाब से। अगर आप देखो तो इक्विटी का पोर्टफोलियो बड़ा है, जिस तरीके से एसआईपी वगैरह के इनफ्लोज हो रहे हैं और जो लिस्टिंग हुई वो ठंडी हुई कह सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वहां एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। 650 के टारगेट पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मैनेजमेंट एक खराब सी लिस्टिंग हुई थी इसकी, मतलब फीकी टीम में समझ के उसको छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर एनीवे, एक बार स्टॉक रखिएगा आप जरा जियो फाइनेंस का। पिछले 3-4 दिनों में जियो फाइनेंस में शानदार मूव आए, कुछ तो बदला है यहाँ पर। आई थिंक कल या परसों 8% ऊपर था और आज फिर एक 3% के मूव हैं। ये राजेश जी, जियो फाइनेंस आप ट्रैक कर रहे हैं क्या? कोई रीज़न समझ में आता है इस तरीके की री रेटिंग का? पिछले एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा, इस तरीके के जो मूव आए हैं पिछले 7-8 दिन में।
सर ये हमारी स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में है। सिंस लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में है, हालांकि स्टॉक ने कुछ खास करके नहीं दिया और अब चलना चालू किया है। अगर आप देखो तो इनके ट्रेजरी में रिलायंस के शेयर पड़े हैं, उनकी वैल्यूएशन है। जिस तरीके की इन्होंने टॉप की हायरिंग करी है, जिस तरीके से ये अलग अलग डिविजन्स में इंश्योरेंस मार्केटिंग और दूसरे एनबीएफसीज में जा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। ब्लॉक रॉक के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो एएमसी जो इन्होंने लॉन्च करी थी, कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, पहले सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे थे, अब ब्रोकर के थ्रू भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं और मुझे लगता है कि जो इतने दिनों तक का जेस्टेशन पीरियड था एक कंपनी को खड़े होने में और उसे पूरी तरीके से लॉन्चिंग होने में, वो अब चालू होने वाला है। तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये बिल्कुल इन लेवल्स पे बाय ही बनती है। जियो फाइनेंशियल पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं राजेश जी, लेकिन डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त का मन बन रहा हो आपका ये कॉन्वर्सेशन सुनकर, तो एक बार पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। इंटरेस्टिंग बात। ओके, आप चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी बताइए आपके पिक। अनुजी, मिड कैप फंडा के हिसाब से लोहिया कॉर्प, जो कि हालिया की लिस्टिंग है, उसके साथ जाना चाहूंगा। एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है वोवेन राफिया मशीनरी का, जो कि यूज होती है पीपीए डीपी के जो फैब्रिक और सैक्स बनाने में। न केवल भारत में बल्कि इनकी प्रेजेंस ब्राजील, रशिया, थाईलैंड जैसे कई देशों में है। 100 से ऊपर कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं। 42% रेवेन्यू जो FY 26 का था वो एक्सपोर्ट से आया। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है इनके प्रोडक्ट्स का। 71 इंडियन पेटेंट्स हैं। मार्केट लीडर है, करीब करीब 41% का मार्केट शेयर है इनका डोमेस्टिक में। और 1300 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है, जो अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है। रिटर्न रेशियोज बहुत शानदार हैं। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। साल भर में ये स्टॉक कम से कम मौजूदा स्तर से 12 से 15% की अपसाइड दे सकता है। एक्चुअली डिक्सन का एबिडा नंबर काफ़ी ख़राब है 2.97 पर, उसमें काफ़ी अदर इनकम है। एबिडा तो एक्चुअली एस्टिमेट से कम आया है और मार्जिन भी कम है, तो ये नंबर जो है ये आई थिंक स्ट्रीट को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। ध्यान रखिएगा, वन वे रैली हुई है डिक्सन टेक में और इसके बाद ये नंबर जो है एबिडा मार्जिन 3.8 से घटकर 2.97 पर आया है, जबकि एस्टिमेट जो था वो करीब करीब 3.3 का था। तो ये थोड़ा सा और एक अदर इनकम का बड़ा कंपोनेंट है। आई थिंक कुछ 400-500 करोड़ की अदर इनकम का कुछ नंबर है, जिसकी वजह से, और एक महीने में स्टॉक करीब करीब 500 करोड़ की अदर इनकम है। तो काफ़ी कुछ जो प्रॉफिट है वो लार्जली अदर इनकम है। ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे नहीं हैं डिक्सन टेक के, और यही कारण है कि आप स्टॉक में आज थोड़ी सी एक्चुअली अब डिक्लाइन देख रहे हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मंडे मॉर्निंग को स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि महंगा स्टॉक है, काफ़ी चल चुका है। राजेश जी, काफ़ी फेवरेट है ये स्टॉक इन्वेस्टर्स का, काफ़ी पैसा भी बनाया है इसने, लेकिन इन नंबर्स पर प्राइमा फेसी क्या भी होगा? देखिए, हमने कुछ दिन पहले से ही इसमें एक दो बार आपके साथ भी चर्चा में कहा था कि बहुत महंगा लग रहा है, क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर की पी पे चल रहा है। दूसरे अगर आप देखें तो मेमोरी चिप्स के जो दामों में उछाल आया, उसकी वजह से इन कंपनियों में, डिक्सन जैसी कंपनियों में, जो खास करके मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स में, चाहे वो मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप्स हो, उसमें यूज कर रही है, वहां दिक्कत आनी ही थी, जो सीधे सीधे मार्जिन पे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये मेमोरी चिप्स की जो दिक्कत है ये कुछ दिन और चलने वाली है। तो 1-2 क्वार्टर्स और ये प्रेशर रह सकता था। इस वक्त मेरी इसमें कम से कम बिकवाली की सलाह रहेगी। अगर ये स्टॉक टूट करके वापस 12,000, 12,500 तक आता है तो वहां पर रिविजिट किया जा सकता है, बट इस वक्त बिकवाली की सलाह रहेगी। इस वक्त बिकवाली की सलाह रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नंबर्स जो हैं ये स्ट्रीट को थोड़े कम पसंद आएंगे, और ख़ास तौर से जो कंसोलिडेटेड एबिडा मार्जिन है 2.97% का, ये इस समय थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा आप सबको, है ना। शुक्रिया श्रेया। राजेश जी, अब फ्राइडे है तो हम एक आखिरी फीचर जो शो का होता है, थोड़ा समय कम है इस बार, 1 मिनट में अगर आप बता पाएँ इस वीकेंड पे क्या क्या देखा जाए। देखिए, समय की पाबंदी के अनुसार अगर कहा जाए तो थिएटर में तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन है। पीटर पार्कर वापस से न्यूयॉर्क को बचाने की कोशिश करेंगे, और बचपन से देखते आ रहा हूँ और अभी तक ये चल रही है, तो फिर ये देखना तो बनता है। और दूसरी एक छोटी पिक्चर है, भाई तेरा स्टार है, राघव जुयाल की, जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में था,
और वो थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है, बट कास्टिंग बहुत छोटी है, तो लोग ओटीटी में भी जब आएगी तब देख लेंगे। ओटीटी पे अगर देखा जाए तो वहां भी री रिलीजेज ही ज्यादा है जवानी तो इश्क है, वरुण धवन की डेविल्स वेयर्स पराडा 2 जो आई थी, उसके बाद बलान द बॉय है जो नई रिलीज हो रही है, वो अच्छी हो सकती है। राव बहादुर करके एक नेटफ्लिक्स पे है, वो ठीक हो सकती है। और एक एनिमेशन फिल्म है बैटमैन केप क्रूसेडर करके। अनुज जी, मैं छोड़ू उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई 9 सीजन का आपने 7 सीजन देख लिया, कौन सी सीरीज थी वो? देखिए, लोगों को थोड़ा लगेगा कि मैं बहुत आउटडेटेड हो गया हूँ, तो मैं नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। सूट्स देख रहा था मैं, तो सूट्स के सीजन 7 सीजन पूरे हो चुके हैं, 2 सीजन बाकी हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। लेकिन वो शुरू जो मैंने की थी तो काफ़ी एडिक्टेड था, लेकिन उसके बाद टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। लेकिन आप आउटडेटेड नहीं है सर, मैंने भी हाल फिलहाल में खत्म किए। ठीक है, चलिए, तो 2 सीजन उसके बाकी हैं। चलिए, एक काम करते हैं, फोटो फिनिश राजेश जी बहुत सही। अब स्क्रीन पर चल वो नहीं आया, उसकी हम वेट करते रह गए, लेकिन फिर भी ओवरऑल एकदम जिसे कहते हैं ना, नो मैंस लैंड में क्लोजिंग हुई है वीरू आज। बिल्कुल शानदार क्लोज, शानदार हफ्ता। और बाकी वीकेंड पे तो मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन को काम करना है ना अनुज, न्यूयॉर्क को बचाना है। बिल्कुल, स्पाइडरमैन वीकेंड पे जुगत लड़ाएगा, देखते हैं क्या करके दिखाएगा। और बाकी अगर आप देखें पैनल जो है आपसे फिर मुलाकात करेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सुबह सोमवार।